हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 पीपल एज रिसोर्स का जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका पीपल एज रिसोर्स, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के। इसमें मैं टोटल आपको 8 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि सारा का सारा पीपल एज रिसोर्स चैप्टर का ही होगा, ताकि अगर एग्जाम में इस चैप्टर से आपका कोई भी असर्शन रीजन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के या सभी सब्जेक्ट्स के, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, आपके सभी सब्जेक्ट्स के मैं असर्शन एंड रीज़न आपको प्रिपेयर करा दूंगी, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर हम नीचे चलते हैं, और ये इसका लेक्चर 1 है, मतलब कि इसके और पार्ट्स आएंगे। अभी हम सिर्फ इस चैप्टर का देखेंगे। तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीज़न करने के कुछ डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस क्या होते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना होता है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। 2 स्टेटमेंट हमें दिए जाएंगे, पहला होगा असर्शन का, दूसरा होगा रीजन का। असर्शन के सामने में ए लिखा होगा, रीजन के सामने में आर लिखा होगा। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन। हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है या करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब ऑप्शंस क्या है, देखो आपको बार बार एग्जाम में ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। जैसे ही आपके होते हैं कि आपको असर्शन रीजन सॉल्व करना है, आपको ये सारे के सारे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऑप्शंस होते हैं, ये पहले आपको मेंशन कर दिए जाते हैं। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने होंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है, पहला ऑप्शन हमारा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको जो असर्शन दिया गया है और जो रीजन दिया गया है वो दोनों आपके सही हैं, यानी कि ट्रू हैं, और जो रीजन है वो असर्शन का मतलब सही से एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ये होता है आपको ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है ना इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब असर्शन को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होता है बी। थर्ड ऑप्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी कि असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। एंड लास्ट आपका है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ऑप्शंस। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि जो देखो आपको असर्शन दिया हुआ है और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन हम देखते हैं पहले, लिटरेसी रेट इज हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मेल्स हैं उनकी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है किसकी, मेल्स की, इंडिया में। और इसका रीज़न हमें क्या दिया हुआ है, द अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन इज मोर अमंग मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स ड्यू टू मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इन इंडिया। यानी कि इंडिया में देखा जाता है कि मेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है पढ़ाई के लिए rather देन फीमेल्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ अभी भी हैं इंडिया में ऐसी जो ये मानती हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, या जस्ट 10th तक पढ़ा दिया बस, अब लड़कियों को शादी करना है, उन्हें घर संभालना है, इसलिए वो ज़्यादा उनको नहीं पढ़ाते हैं। ऐसी कुछ सोसाइटीज़ की वजह से जो इंडिया है वो मेल डोमिनेटिंग है, यानी कि हर घर में लड़का जो होता है वो पढ़ाई करता ही करता है, लेकिन लड़की जो होती है उनको वो पढ़ाई नहीं मिलती है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो मेल्स की ज़्यादा है इंडिया में रादर देन फीमेल्स। आपको समझ में आ गया ये ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो चलिए हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। हमारा जो असर्शन है वो है, असर्शन हमसे कह रहा है कि वुमेन आर who are engaged in economic activities generally take up teaching and medicine। जो वुमेन्स हैं, जो स्त्रियां हैं, जो नारी हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि इकोनॉमिक मतलब क्या हुआ, पैसों से रिलेटेड हुआ ना, जो पैसों से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है, यानी कि वो कोई जॉब कर रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, तो जनरली क्या करती हैं,
ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो टीचिंग में जाती हैं, नहीं तो मेडिसिन लाइन या डॉक्टर, नर्स, इन सब में जाती हैं। तो ये हमारा असर्शन है। रीज़न क्या है? वुमेन आर पेड मोर वेजेस एज कम्पेयर टू मेन। वुमेन को ज़्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू मेन। क्या ये बात सही है? अभी आपने देखा कि लिटरेसी रेट ही वुमेन का कम है, तो वुमेन को ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलेगा? अगर वो किसी भी फील्ड में टीचिंग में जाती हैं या मेडिसिन में जाती हैं तो मेन के कंपैरिजन में वुमेन को कम ही मिलता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सही है, मतलब असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हम लिखेंगे, यानी कि असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है कि द 11th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years। मतलब कि 11th प्लान लाया गया था किस लिए? कि जो हायर एजुकेशन है, किस एज के ग्रुप के लिए? 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा हायर एजुकेशन लाया जाए, यानी कि ऐसा कुछ प्लान बनाया जाए जिससे जो एजुकेशन लेवल है वो 18 से 23 साल के बच्चे भी और आगे पढ़ाई कर सकें। तो ये 5 साल के लिए आगे और बढ़ाया गया था, शायद 11th प्लान लाया गया था। तो इसका रीज़न क्या दिया है हमें? इसका रीज़न दिया है, द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। रीज़न भी सही है कि ये जो प्रोग्राम लाया गया था ये किस लिए लाया गया था? ताकि मतलब जो बच्चे हैं 18 से 23 साल के वो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकें। या डिस्टेंस लर्निंग का मतलब है कि जैसे कि इग्नू है, हमारे इंडिया में एक इग्नू है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मैं बात करती हूँ इग्नू की। इग्नू क्या करता है? आपको ओपन डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। मान लो आप 12th के बाद किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, लाइक नीट हो गया, SSC हो गया या रेलवेज हो गया, तो उसमें आपको क्या करना होता है? अगर आप चाहते हो कि आपका साथ में कोई भी कॉलेज की डिग्री आप करते चलो, आपका कोई भी साल ऐसे ड्रॉप आउट ना हो, तो बच्चे क्या करते हैं? इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ से आप अपना कॉलेज की डिग्री कर सकते हो आराम से, एंड साथ में साथ आप घर पे, वहाँ पे आपको डेली जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रैक्टिकल्स वगैरह एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, एंड आपको यहाँ पे घर बैठे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो ये हो गया डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग का मतलब IT एजुकेशन सेक्टर्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे जो प्लान लाया गया था वो भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब असर्शन सही है, रीज़न सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 11th प्लान आया था ये इसी का फीचर बता रहा है कि ये प्लान और क्या चीज़ पे फोकस करता है। तो हमें ये थोड़ी जानना है कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, उसके फीचर्स क्या है। हमें तो ये जानना था कि ये जो हुआ इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये हमें रीज़न नहीं बता रहा है, इसलिए हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये पूछता है कि वुमेन आर लेस एजुकेटेड देन मैन। वुमेन्स जो हैं वो लेस एजुकेटेड है मैन से, कि ऑफ कोर्स वुमेन आर लेस एजुकेटेड देन मैन। क्यों? क्या वुमेन्स लेस एजुकेटेड है मैन से? हाँ सही है, कि अभी आपने देखा कि लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन्स का कम है, तो वो कम ही तो है, मतलब अगर नंबर्स में देखा जाए, संख्या में देखा जाए, तो वुमेन जो है वो कम एजुकेटेड है, मेंस ज़्यादा एजुकेटेड है। एंड रीज़न हमें क्या बोलता है? दिस इज ड्यू जेंडर इनइक्वालिटी इन सम सोशल फाउंडेशंस इन इंडिया। वही बात है कि जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है, लड़कों को पढ़ाई करने दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि रीज़न भी सही है, रीज़न भी, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही हमें दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोलता है असर्शन जो हमारा है? असर्शन सेज कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट टू आवर कंट्री। अब देखो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार, पढ़े लिखे लोग तो हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही है। उनको अपने स्किल्स, मान लो कोई जो जॉब वैकेंसी है उसमें चाहिए कि हमें ITI डिग्री चाहिए, ITI होना चाहिए बच्चों के पास, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने ITI ना करके कुछ और डिग्री ली हुई है, तो ऑफकोर्स जो वैकेंसी आई है उसमें ये लोग तो भर नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है।
यानी कि देश में बेरोजगारी आती है। तो एक तरह से ये थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए कि पढ़े लिखे लोग भी घर पे अगर बैठे हैं तो ये अच्छी बात तो है नहीं। फिर क्या बोला जाता है, रीजन क्या है, इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट देयर प्रोडक्टिविटी इज जीरो। क्या रीजन सही है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग होते हैं, क्या उनको एम्प्लॉयड की तरह दिखाया जाता है? क्या वो किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिलते हैं, उनको ज़ीरो प्रोडक्टिविटी होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो है नहीं। उनको जॉब ही तो नहीं मिलती है ना, पैसे तो दूर की बात है, उनको जॉब ही नहीं मिलती है अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड को। तो इसलिए बोला जाता है, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी, यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, रीज़न नहीं सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या असर्शन दिया जा रहा है, एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे एक्टिविटीज जिनका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल इनकम लेवल तक का हो। अगर आप देश में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है तो ऑफ कोर्स उसी की वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होता है। अब इसी बात पे आप हमें बताओगे कमेंट में कि इंडिया जो है वो किस अर्थव्यवस्था पे आता है, कितने संख्या पे आता है अर्थव्यवस्था में, यानी कि इकोनॉमिक में वो कितने नंबर पे आता है, आपको मुझे ये कमेंट में बताना है, समझे। उसके बाद यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट पेड फॉर एंड द फैक्टर्स आर नॉट रेम्यूनरेटेड। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट पेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसों का लेन देन ही नहीं होगा तो फिर वो किस बात का इकोनॉमिक हुआ, ये बताओ। एंड द फैक्टर्स आर नॉट रेम्यूनरेटेड, तो बिल्कुल रीज़न तो एकदम गलत है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है ना और उसके से जो फैक्टर्स हैं क्या उनको काउंट नहीं किया जाएगा? ऑफ कोर्स काउंट किया जाएगा। अगर मान लो हम लोग कोई इकोनॉमिक, मैं और आप कोई इकोनॉमिक चीज़ कर रहे हैं, मान लो मैं कोई सामान बेच रही हूँ, आप खरीद रहे हो, फिर आप कोई होलसेलर से जाके मुझे सामान दिलवा रहे हो, तो एक तरह से इकोनॉमिक चीज़ ही तो हो रही है ना, पैसों का लेन देन हो रहा है। इसी वजह से जो टैक्सेस लगेंगे, जो GST होगी, वो क्या होगा, देश के ग्रोथ में काम आएगा। तो इसी में क्या होता है, रीज़न ये जो है इसका ये गलत है, यानी कि जो असर्शन है वो तो करेक्ट है लेकिन रीज़न इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है एंड इसमें क्या बताया गया है कि द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज विथ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस। जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो अलग अलग फैक्टर्स, मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशंस और उनके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, उसी की वजह से वेरीज करता है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अवेलेबल वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक परसेंटेज की तरह शो कर सकते हैं ना, कि मतलब कितने पॉपुलेशन है एंड उसमें कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, उसको हम लोग एक परसेंटेज की तरह अलग हम दिखा सकते हैं। तो रीज़न तो सही है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अवेलेबल वर्क फोर्स। हाँ, हम दिखा सकते हैं, कैन बी है। और असर्शन क्या है, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज विथ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी इसका सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को करेक्ट तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब और क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, लेकिन हमें सही रीज़न नहीं दे रहा है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है द quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। कंट्री के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि भाई क्वालिटी देखे जाता है ना, क्वालिटी यानी कि गुण। जो पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है भाई, उनकी लिटरेसी रेट देखी जाएगी, उनका हेल्थ देखा जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी, उनकी स्किल देखी जाएगी। तो यही सब क्वालिटी बताएगा ना। और रीज़न क्या है, रीज़न है द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री लीडिंग टू द गुड ऑफ द सोसाइटी, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। क्वालिटी होगी तभी तो सोसाइटी का ग्रोथ होगा, कि कंट्री आगे बढ़ेगी। अगर सब देश में नल्ले बैठे होंगे, यानी कि किसी के पास कोई काम धंधा नहीं होगा, किसी के पास कोई स्किल्स नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं होगी, कोई एक्सलेंस नहीं होगा किसी फील्ड में, तो ग्रोथ कैसे होगा?
अरे अगर किसी चीज़ को काम करने के लिए कोई स्किल तो होना चाहिए ना। मान लो मैकेनिक्स नहीं होंगे, ठीक है, इंजीनियर्स नहीं होंगे, सिविल इंजीनियर्स नहीं होंगे तो रोड बिल्डिंग्स कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कौन करेगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे। तो वही बात है ना, लोगों के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। इसमें जो है असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन इस जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये हमें बताया असर्शन में। एंड उसके बाद क्या होता है, मतलब ये हमें बता रहा है कि अगर क्वालिटी देखी जाए पॉपुलेशन की तो मतलब इस चीज़ पे डिपेंड करती है एंड उससे ये होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है उसका रीज़न हमें नहीं दे रहा है रीज़न वाले सेक्शन में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यही था यहाँ आजकल का, मतलब आज तक का यहीं पर था, आपका कंप्लीट होता है पीपल एज रिसोर्स के सारे असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।